दरअसल मैं उससे ये मालूम करना चाह रहा था कि कासिम जैसा वहशी और खूनी इंसान एडिक्शन क्योर सोसाइटी में किस हैसियत से पहचाना जाता था। नहीं साहब, खासे बासलाहियत आदमी है। नसीम मेरे तवक्कुओं के मुताबिक उछट कर बोला। बहुत बड़ा बरामदी कारोबार है उनका। लाहौर में वाकई एशियन सिंडिकेट नामी फर्म के मालिक या पार्टनर हैं। कराची में भी दफ्तर है। उसके इंकशाफात पर मेरी खोपड़ी घूम कर रह गई थी। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि एशियन सिंडिकेट का नाम कासिम के लिए मानूस होगा, मगर नसीम दूसरी कहानी सुना रहा था। फिर मेरे जहन में एक छमाका सा हुआ और मैं बेचार फरेरी लेकर रह गया। कासिम बज़ाहिर कराची में तंजीम के मफादात का पस पर्दा निगरान था और अपने काम के अंजाम दही के सिलसिले में उसके हाथ कई इंसानों के खून से आलूदा थे। यह दुरुस्त था कि वो हमेशा ही बहुत ज्यादा मोहतात रहता था और कभी भी किसी वारदात के सिलसिले में उसका नाम मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में नहीं आ सका था। लेकिन फिर भी वो हर वक्त कानून की गिरफ्त के खतरे से दो चार था। किसी भी मामले में जरा सी लफ्जिश उसे बराह रास्त हथकड़ियां लगवा सकती थी, जबकि एटू इस किस्म के लोगों से फासला बरकरार रखने का कायल था। लेकिन कासिम के मामले में सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आ रही थी। एक तरफ वो कत्ल खून रेजी से हीरोइन की तरसील तक अमली कामों में पूरी तरह मुलव्विस था और दूसरी तरफ इसे एशियन सिंडिकेट जैसे अहम इदारे के हवाले से अपना तारुफ करवाने की छूट मिली हुई थी, जिसके नेक नावे पर हर आने के खौफ से A2 ने मिसेस मुराद को ठिकाने लगवा दिया था। उसके अलावा रक्षी के मामले में भी A2 का ये रवैया नाकाबिले फहम था। एक तरफ यह आलम कि जिस किसी पर जरा से शुबा हो जाए तो उसके खिलाफ सजा का फैसला सादर कर दिया जाए, लेकिन जब मैंने उसे रक्षी के मामले में कासिम की बदनीति से आगाह किया तो उसने कासिम को अहम आदमी करार देते हुए उसे उस हद तक ढील देने का फैसला कर लिया कि बाज काम भी उसी के जरिए अंजाम देता रहा। मुझे अंदेशा होने लगा कि वह बदजात खुद ही तंजीम का सरगना ना हो और उसने पूरे हालात से बाखबर रहने के लिए बज़ाहिर निचले दर्जे की रुकनीत इख्तियार की हो। अपनी जात को शुबहात से बालातर रखने के लिए वो अपने किसी भी काबिल एतमाद तनख्वाहदार को A2 का नाम देकर लाहौर में बिठा सकता था, जबकि तमाम तर इख्तियारात उस कुव्वत का सरचश्मा वो खुद ही था। उस नजरिए में बस एक ही झोल था कि अपनी मंसूबा बंदी और तरीकाकार की बिना पर A2 बहुत आला ज़हनी सलाहियतों का मालिक मालूम होता था और कासिम उन खूबियों से महरूम नजर आता था। अगर कासिम खुद ही तंजीम का सरगना था तो मेरे साथ कोई भयानक खेल खेल रहा था। बज़ाहिर मेरी कराची से गैर हाजिरी के जवाब को कबूल कर चुका था, मगर साथ ही रक्षी के जरिए मुझे तंजीम से गद्दारी पर उकसा रहा था। रक्षी बराह रास्त तुम मुझ पर तसल्लुत कायम करने में कामयाब नहीं हो सकी थी, लेकिन नए नजरिए की रोशनी में वो अपना वही किरदार बखूबी सर अंजाम दे रही थी। शायद कासिम मेरी तरफ से शुबहात का शिकार हो चुका था और मुख्तलिफ हरबों के जरिए मेरी नीयत का खोज लगाने पर तुल गया था। मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे कासिम से जरूरत से ज्यादा मोहतात रहना होगा, क्योंकि मुझसे सर्द जंग के दौरान वो मेरी तकरीबी कार्रवाइयों की सलाहियत का बखूबी अंदाजा कर चुका था और मुझ पर जो भी वार करता उसके मंसूबा बंदी में ऐसे इम्कानी पहलुओं को हरगिज नजरअंदाज न करता। लेकिन एडिक्शन क्यूर सोसाइटी से उसका क्या ताल्लुक था? वो पस मंजर में रहकर काम करने वाला आदमी था। तंजीम के मामलात में उसे आम रवाबित या अपनी नेक नामी की ज़हीर की कोई जरूरत ही नहीं थी। फिर वो इस इदारे के लिए खतीर रकम क्यों बर्बाद कर रहा था? मेरे सवाल का जवाब सिर्फ मोहसिन ही दे सकता था। खैर होंगे कोई 30 मार खान। मैंने उक्ताए लहजा में नसीम से कहा, मैं जो जरूरी काम से आया था, अगर मोहसिन साहब के पास वक्त हो तो जरा उनसे गुफ्तगू करनी चाहूंगा। बिल्कुल तशरीफ ले जाइए, उसने सरापा इख्तियाक बन कर कहा। मैंने सर घुमाया तो कासिम का कहीं पता नहीं था और मोहसिन मेज पर रखे हुए कागजात का मुताले में मसरूफ था। धुआं उगलता हुआ सिगार उसके दहाने में यूं दबा हुआ था जैसे वो पैदाइशी तौर पर वही नस्ब रहा हो। नसीम ने अपनी जगह बैठे बैठे मोहसिन से मौजू इल्फाज में मेरा तारुफ करवाया और मैंने मोहसिन की मां पर वही कुर्सी संभाली जिस पर चंद सानिये कबल कासिम विराजमान था। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, मोहसिन ने दांतों से सिगार निकालते हुए कहा। उसकी उंगलियों में 3 अदद बेशकीमत अंगूठियां झिलमिला रही थी। नसीम ने मुझे बताया था कि आप सोसाइटी के प्रोग्राम में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। गालबन लियारी में होने वाले मौजूदा सर्वे में भी आप शरीक होना चाहते हैं। यकीनन, मैंने कुछ इखलाकी का मुजाहरा करते हुए कहा, मगर फिल वक्त मैं एक मशवरे के लिए हाजिर हुआ था। हुक्म। वो सिगार एस्ट्रे में रखकर हमतन खुश हो गया। मेरी एक वाकिफकार का नौजवान बच्चा किसी नशे के हाथों ज़हनी तवाज़ुन बर्बाद कर बैठा है। उसके इलाज के लिए मैं आपके मशवरे का तालिब हूँ। इज्जतदार घराना है, बदनामी से भी डरते हैं और बच्चे का इलाज भी करवाना चाहते हैं। मंशियात की वबा की लहर आबादी के निचले तबकों में ज्यादा फैली हुई है। वो पुरख्याल अंदाज में कहने लगा, और सोसाइटी के सारे प्रोग्राम आबादी के उन ही तबकात के लिए तैयार किए जाते हैं। शायद सोसाइटी के मराकज आपको पसंद आए। वहाँ भांत भांत के जाहिल लोग आते हैं और अपने मरीजों के लिए औदम बर्पा किए रहते हैं। मेरी राय है, अगर आप अपने मरीज का इलाज निजी तौर पर करवाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाज़िदारों की कारकर्दगी से मैं खुद मुतमईन हूँ। मैंने अकबर नामी किसी साहब की तारीफ सुनी है। मैंने अनजान बनकर कहा, दुरुस्त सुनी है। वो जल्दी से बोला, मुअज़्ज़ज़ और खुशहाल गिरानों को मैं खुद वहीं जाने का मशवरा देता हूँ।
उस क्लिनिक में साइंटिफिक तरीकों से एडिक्शन का इलाज किया जाता है, लेकिन मेरे मरीज का मसला एडिक्शन नहीं है। मैंने उसकी बात काट कर तो सीखी। वो कोई नशा नहीं करता। उसका ज़हनी तवाज़ुन इस कदर खराब हो चुका है कि उसे किसी चीज का होश ही नहीं है। आप अकबर से मिल लें। उसने अपनी मेज के दराज से अकबर के क्लिनिक का कार्ड निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं उसे फोन किए देता हूँ। आपके आदमी को वहाँ VIP की हैसियत दी जाएगी। मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर उसने नंबर मिलाकर फोन पर अकबर से गुफ्तगू शुरू कर दी और उसी दौरान में शाम के लिए वक्त भी मुकर्रर कर दिया। उसे पूरी गुफ्तगू में कहीं भी अपने और अकबर के रिश्ते का इजहार नहीं किया था। मैंने भी उस दुखती रग को छेड़ना मुनासिब नहीं समझा और वहां से उठ गया। कामरान को उसी शाम मैंने क्योर क्लब में दाखिल करवा दिया। वहां का माहौल पुरसकून, साफ सुथरा और मुतासर कुन था। खराबी बस एक ही थी कि वहां के अखराजात बहुत ही होशरुबा थे। अकबर तकरीबन पौन घंटे तक एक मखसूस कमरे में कामरान के साथ बंद रहा। वहां से निकलने के बाद उसने अपने तजिए के नताइज से आगाह करते हुए बताया कि कामरान की हालत नॉर्मल होने की कभी इम्कानात मौजूद है, लेकिन नफ्सियाती इलाज का मरहला बहुत सबर आजमा था। नताइज बरामद होने में 3-4 महीनों की नौबत भी आ सकती थी। जब मैंने अखराजात का तखमीना दरियाफ्त किया तो उसने योमिया अखराजात की सरसरी तफसील सुना डाली, जिसके मुताबिक 3-4 महीनों में 32 से 40 हजार रुपए तक खर्च होने का इम्कान था। इस मसले पर मैंने उसे याद दिलाया कि वो मरीज के बाप को 10,000 रुपए का तखमीना दे चुका था, तो उसने ये कहकर मुझे लाजवाब कर दिया कि वो मरीजों का इलाज करता है, ठेकेदारी नहीं करता। अगर उसने कर्नल जवार जैदी से ऐसी कोई बात की होगी तो मरीज के तफसीली मुआयने से पहले महज अंदाजे की बिना पर की होगी, जिसका हवाला देना भी मुनासिब नहीं था। मैं खामोशी के साथ क्योर क्लब के खजांची के पास 10,000 रुपए पेशगी जमा करा के लौट आया। उस इलाजगाह की सहम मंजिला इमारत के तमाम कमरे एयर कंडीशन और आरामदेह थे, जहां पहले की हद तक मरीजों की प्राइवेसी की निगहदाश्त की जाती थी। कामरान को मैं तनहा ही लेकर आया था। गजाला के साथ हिफाजत की मजबूरी थी। उसकी माँ मुस्तकिल रोगी थी और बाप अकबर से मुतनफर था। उसे पूरा यकीन था कि मैं अकबर से मुलाकात के बाद कामरान को वापस कर ले आऊंगा। अस्पताल के एक मुआवन के हमरा कामरान को लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल पर उसके कमरे में पहुंचाकर मैं वापस रवाना हो गया। रास्ते में मैं गजाला के घर ठहरा तो वहां माहौल पर सोगवार सी उदासी तारी थी। वो कामरान उस घर में एक अजनबी की तरह बोझ बनकर रह रहा था और घर वालों पर उसकी देखभाल की सूरत में नागवार जिम्मेदारी भी आई थी, लेकिन पैदाइशी तौर पर वो उससे घर का एक रुकन था। लिहाजा छत के नीचे उस दीवाने की कमी महसूस की जा रही थी। क्या राय है डॉक्टर की? शमा ने मुझे देखते ही दर्दमंदाना लहजे में सवाल कर दिया। कामरान का मर्ज काबिल इलाज है, लेकिन नताज बरामद होने में काफी वक्त लग सकता है। मैंने कहा, खुदा करे कि ऐसा ही हो, मुझे तो ये सब बकवास ही मालूम होती है। कर्नल जवार जैदी ने तल्ख लहजे में तबसरा किया। मरीज की सेहत याबी की उम्मीद दिलाए बगैर वो एक ढेला भी वसूल नहीं कर सकता। जिस दिन उसने अंदाजा लगा लिया कि कामरान के इलाज के अखराजात हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गए, उसी दिन वो आंखों पर पट्टी बांधकर हमारी उम्मीदों पर पानी फेर देगा। जिस दिन उसकी बदनीति का कोई सबूत सामने आया, उसी दिन मैं उसकी इज्जत उतार कर रख दूंगा। मैंने संजीदगी के साथ कहा, मैं जाती तजुर्बे के बगैर मफरूजात में उलझने का आदी नहीं हूँ। इनमें यही खराबी है बेटे, शमा ने मुहब्बत अमेज लहजे में कहा। इन्हें अपनी पहचान पर बड़ा नाज है, बस जिसके बारे में कोई राय कायम कर लेते हैं उसी पर अड़ जाते हैं, और आज तक मेरी कोई राय गलत साबित नहीं हुई। वो फखरिया लहजे में बोला, अब यही देख लो कि मैंने तनवीर को नेक और सादतमंद समझा था और उसने अभी तक हमें मायूस नहीं किया। गजाला नजर नहीं आ रही? मैंने मौजू बदलने की नीयत से चौंकर कहा। वो बेवकूफ कामरान के कमरे में घुसे रोए जा रही है, जाओ शायद तुम ही उसे समझा सको। गजाला के बाद ने मुझे शह दी और मैं बिला तामुल वहां से उठ गया। कामरान के कमरे के दरवाजे पर मैं रुक गया, क्योंकि गजाला अपने पातुर अकल भाई के मैले बिस्तर पर उसके तकिए में मुंह छुपाए सिसक सिसक कर रो रही थी। रोने के साथ साथ उसके बदन पर तशन्नुज की सी कैफियत भी तारी थी, जैसे वो उस वक्त शायद जज्बाती हैजान में मुब्तला हो। गजाला, मैंने आजगी से उसे आवाज दी और वो बुखला कर बिस्तर से उठ गई। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में आंसू भरे हुए थे और आंखों में सुर्खी रची हुई थी। न जाने वो कितनी देर उसी तरह रो जा रही थी। मैंने उसे कामरान के बारे में तफसीलात बतानी शुरू की और हम दोनों का कान के अकबी हिस्से से निकलकर टहलते हुए लान पर निकल आए। कुछ देर बाद जब उसका मूड बहाल हुआ तो मैंने उसके सामने एक पहेली रख दी। नहीं, मैं कुछ नहीं समझ सकी। उसने हैरत से पलकें झपकाते हुए कहा, एडिक्शन क्योर सोसाइटी के दफ्तर में एक जाना पहचाना शख्स दिखाई दिया था, नाम पूछो तो मान लूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए थोड़ी सी वजाहत की। जाना पूछा? उसने आजगी से दोहराया, फिर मुझसे सवाल किया, क्या मैं भी उससे वाकिफ हूँ? कम अज कम नाम से वाकिफ हूँ। कासिम, उसने मैं यकीनी के साथ पूछा और मैं उछल पड़ा। उसका नाम कैसे आ गया ज़हन में? वो मुस्कुराती। मेरे और आपके दरमियान गिने चुने नाम ही मुश्तरिक है। मोहसन का वहां मिलना हैरत का बायस नहीं हो सकता था, क्योंकि वो सोसाइटी का करता धरता है। उसके बाद 2 नाम ही रह गए थे, जहांगीर या कासिम। शायद तुम्हें यह सुनकर हैरत हो कि कराची में भी एशियन सिंडिकेट लिमिटेड का दफ्तर मौजूद है और सोसाइटी में कासिम उस कारोबारी इदारे के शरीक की हैसियत से पहचाना जाता है। ये तो अजीब ही खबर सुनाई आपने। वो बेतवारी के आलम में बोली।
उस जैसे खूनी और कातिल को A2 ने इजाजत कैसे दे दी कि वो एशियन सिंडिकेट का नाम इस्तेमाल करता फिरे? यही उलझन तो मुझे भी है, मैंने एतराफ किया। एक तरफ A2 को एशियन सिंडिकेट की नेक नामी इस कदर अजीज है कि उस पर हर आने के खौफ से उसने मिसेस मुराद को अस्पताल में मुरवा दिया, और दूसरी तरफ कासिम को खुली छुट्टी मिली हुई है। उसका तो काम ही ऐसा है कि किसी वक्त भी पकड़ा जा सकता है, और एडिक्शन क्योर सोसाइटी से उसके ताल्लुक की नौयत क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। सेक्रेटरी के बयान के मुताबिक कासिम सोसाइटी का सरपरस्त फरागदिली के साथ उसकी माली आदत करता रहता है। राजा सिकंदर अली की तरह उसने भी दोहरा बहरूप रचाया हुआ है। भेड़िए के साथ भेड़ भी बना हुआ है, लेकिन उसे ये नाटक रचाने की जरूरत ही क्या है? उसे तो बस पर्दा ही रहकर अपने फराइज अंजाम देने होते हैं। हो सकता है कि किसी बुरे वक्त की पेशबंदी कर रहा हो, या हो सकता है कि तंजीम में किसी आला हैसियत का हामिल हो और महज हालात से बाखबर रहने के लिए निचली सतह पर काम करता हुआ नजर आ रहा हो। सेक्रेटरी भी बेचारा आलाकार मालूम होता है। असल बात तो मोहसिन ही को मालूम होगी। क्या यह मुमकिन नहीं कि इंसदाद मंशियात के इदारे की आड़ में मोहसिन भी हीरोइन फरोख्त करता हो, बराह रास्त मुल्क से बाहर स्मगल करता हो तो दूसरी बात है, वरना मकामी बाजार के लोगों से पोशीदा रहना नामुमकिनात में से है। फिर मार की तरसील और तकसीम कासिम की नहीं, जहांगीर की जिम्मेदारी है। यह तो कोई और ही चक्कर मालूम होता है। मेरा ख्याल है कि कासिम को अब घेरना ही पड़ेगा। काश मैं आपकी मदद कर सकती। लाहौर जाकर तो मैंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली गई। तुम्हारी यही मदद कुछ कम नहीं है कि नसीर खान हमारे साथ मिल के आए और हम A2 के कुछ आदमियों की निशानदेही करने में कामयाब हो चुके हैं। यह और बात है कि हम अपने किसी भी हरबे से A2 के एतमाद को मुतजलजल करने में कामयाब नहीं हो सके। वो खामोश रही और मैं सिगरेट सुलगाने में मसरूफ हो गया। चंद सानियों बाद उसने बोझल सी आवाज में सुकूत तोड़ दिया। आपने अच्छा किया कि कामरान को अस्पताल में दाखिल करवा दिया, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं उसे देखने के लिए आसानी से न जा सकूंगी। आसानी या मुश्किल का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिलहाल तुम उधर का रुख भी नहीं करोगी। क्यों? बुरका उड़कर जाने में क्या मजायका है? यह अच्छा ही हुआ कि एडिक्शन की सोसाइटी से कासिम का ताल्लुक बर वक्त सामने आ गया। मैंने तो इस कदर एहतियात से काम लिया है कि अस्पताल में तुम्हारे घर का पता भी दर्ज नहीं करवाया। कामरान के मुस्तकिल रहायशी पते के तौर पर अपने मकान की क्वाइफ दर्ज करवाए हैं, ताकि ये घर किसी भी तरह कासिम की निगाहों में ना सके। आप शायद कासिम को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रही हैं। सोसाइटी के दफ्तर में हम दोनों ने बराह रास्त एक दूसरे को देखा था, लेकिन उसकी लातालकी देखकर मैं भी अनजान बन गया। जिस तरह मुझे उसकी वहां मौजूदगी पर हैरत हुई थी, इसी तरह वो भी मेरी आमद का सबब जानना चाहेगा। उसने बाद में यकीनन मोहसिन या नसीम से रजू किया होगा और बहलाए हुए मरीज की हैसियत से कामरान की जात उसके लिए दिलचस्पी का सबब बनी होगी। मैंने कहना शुरू किया। उस वक्तन फवक्तन मेरे हाथों जिक्र उठाने पड़ी गए और अल्लाह मुहाला उस नए हवाले से मेरे बारे में कुछ और भी जानना चाहेगा। इस मकसद के लिए वो अपने आदमियों को कामरान के मुलाकातियों की निगरानी पर भी मामूर कर सकता है। वो बहुत खबीस आदमी है। तुम्हारे सामने आते ही मेरी कमजोरी भांप देगा और हमारे लिए नई दुश्वारियां खड़ी कर देगा। यानी मैं महीनों कामरान से न मिल सकूंगी। उसकी आवाज में मायूसी उमड़ आई। हो सकता है कि हफ्ते अशरे में हालात साजगार हो जाए। मैं तशवी अमेज लहजा में कहा, लेकिन फिलहाल तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। मैं कामरान की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हालात का रुख मोड़ने के लिए अब क्या सोचा है आपने? कदरे तवक्कुफ के बाद उसने सवाल किया। ट्रेन में कुछ बिखरा बिखरा सा खाका मौजूद है। तन्हाई में बैठ कर लाहे अमल मुरत्तब करने की कोशिश करूंगा। आप सबर की इंतहा हो चली है। A2 की जात को बेनकाब हो जाना चाहिए। वो धीमे से हंस पड़ी। आप तो यूं कह रहे हैं जैसे किसी मूर्ति की निकाब कुशाई करना हो। वो बहुत शातिर आदमी मालूम होता है और अब तो वो नामालूम दुश्मनों की जानिब से चुकन्ना भी हो गया है। वो कोई माफूकुल फितरत हस्ती नहीं है। हम जैसा एक आम इंसान है। कहीं ना कहीं उससे लग्जिश जरूर होगी और हमें उसी से फायदा उठाना होगा। मैं समझ रही हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली, आपको सोचने के लिए तन्हाई की जरूरत है और तन्हाई में बोतल आपकी रफीक होती है। आखिर आप ये आदत तर क्यों नहीं कर देते? ये तवक्को क्यों करती हो कि मौत बेच कर भी मैं पुरस्कून रह सकूंगा? शायद यही मेरी हल्की फुल्की सी सजा है कि जहनी आसूदगी को तरसा हुआ हूँ। पीता हूँ तो कुछ देर के लिए सारी उलझने भूल जाता हूँ, लेकिन वो वक्त भी जल्द ही आएगा कि मुझे ऐसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। थोड़ी देर बाद मैं वहां से रुखसत हो गया। रास्ते में मेरा इरादा जहांगीर से मिलने का था, लेकिन सुल्तान शाह की वजह से मैंने वो इरादा मुलतवी कर दिया। वो खासा जख्मी था और मुझे अंदेशा था कि कहीं वो घर पर अकेला पड़े पड़े उकता न गया हो। उसकी खबरगिरी के बाद मैं भी जहांगीर से रजू कर सकता था, क्योंकि उन दिनों वो बीवी के खौफ से आजाद बेफिक्री के दिन गुजार रहा था। जहांगीर के दिल में परवान चढ़ने वाले बागियाना ख्यालात से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। मेरे उकसाने पर कई बार वो उस तंजीम से अपनी नफरत का इजहार कर चुका था, लेकिन हर बार मैंने एक हद तक पहुंचने के बाद मौजू को टाल दिया था। मेरा ख्याल था कि अब उसे एतमाद में लेने का वक्त आ गया था। एक तरफ कासिम तंजीम से बागी हो गया था और मकामी मंडी में A2 के माली मफादात को जिक पहुंचाकर मेरे जरिए दौलत बटोरने जाता था। दूसरी तरफ जहांगीर भी तंजीम के गंदे कामों से दस्त बरदार होकर इज्जत के साथ गुमनामी की जिंदगी गुजारने का आरजूमंद था।
मैं अपनी खुफिया सरगर्मियों के जरिए A2 के जहन में नादीदा दुश्मनों का हवा खड़ा कर चुका था। लिहाजा जरूरत इस अमर की थी कि मैं कासिम और जहांगीर को अपने साथ मिलाकर महाज को महफूज करने की कोशिश करता। मजे की बात यह होती कि मेरे मफादात के लिए काम करते हुए कासिम उस खुश फहमी में मुतला रहता कि सारा गोरख धंधा उसी के इशारे पर चलाया गया है। लेकिन ये सारे मफरूजात उसी वक्त दुरुस्त साबित होते जब कासिम वाकई निचले दर्जे का आदमी होता, जबकि उसके बारे में मेरे जहन में हौलनाक खदशात जन्म ले चुके थे। बाज़ आम वाक़ियात की कड़ियाँ यकजा करने से उसकी शख्सियत पर तंजीम के मुक़्तदर आला का गुमान होता था। अपने मंसूबे के मुताबिक किसी भी पेशरफ्त से पहले मैं उस बात का यकीन करना चाहता था कि कासिम मेरे साथ कोई गहरी चाल नहीं चल रहा था। एक बार उसकी सही हैसियत का तयन होने के बाद मामलात आगे बढ़ाए जा सकते थे। यकीन दहानी और बाज़पुरस का ये मरहला भी मैं जहांगीर की मौजूदगी में अंजाम देना चाहता था, ताकि आइंदा के लिए मेरे और उसके दरमियान बाएतमाद बुनियादें इस्तवार हो सकें। इसलिए भी जरूरी था कि हम दोनों की मंजिल कासिम से कतई मुख्तलिफ थी। अगर वो वाकई A2 नहीं बल्कि उसका कारिंदा था तो बज़ाहिर उसकी खोपड़ी पर जन के साथ हवसे जर सवार थी। वो भारी रकम कमाकर A2 के हवाले करने के बजाय मेरे साथ मिलकर खुद हजम करना चाहता था, जबकि हम दोनों इस घनौने काम से ही तायब होना चाहते थे। उसी अधेड़ बुन में खोया हुआ मैं घर पहुंचा तो सुल्तान ने अपने उधड़े हुए वरम आलूद चेहरे पर मुस्कुराहट बजाकर मेरा इस्तकबाल किया। वक्त गुजरने के साथ उसके पपोटों की निलाहट गहरी हो गई थी। वरम आलूद आंखों में खासी झुर्री पैदा हो गई थी, मगर सूजे हुए ऊंटों ने मुस्कुराहट के साथ डरावना अंदाज इख्तियार कर लिया था। तुम्हारे लिए 2 बार फोन आ चुका है, उसने सराहने रखे हुए फोन की तरफ इशारा करते हुए कहा। कौन था? मैंने उसका नाकदाना जायजा लेते हुए सवाल किया। जहांगीर बहुत बुखलाया हुआ था। तुम्हारे लिए पैगाम छोड़ने के बावजूद पिछले 20-25 मिनट में 2 बार फोन कर चुका है। मालूम होता है कि उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारा क्या हाल है? मैंने मैसेरी पर उसके करीब बैठते हुए सवाल किया। ठीक हूँ, वो खुश्क लेजम बोला। जिस हाल में हूँ ठीक हूँ, लेकिन अब तुम मेरी मिजाज पुरसी ना करना, गाली सी महसूस होती है। क्यों? मैंने हैर से पूछा। बस ऐसा मालूम होता है जैसे मिजाज पुरसी के बहाने तुम मुझे छेड़ रहे हो। इस मुकाबले का ख्याल आते ही मेरी खोपड़ी चटकने लगती है। वो लाख ताकतवर सही, लेकिन मुझे न जाने क्या हो गया था जो उसके हाथों पिटता ही चला गया। जब तक मैं भी अपने हाथों से उसका हुलिया न बिगाड़ लूंगा चैन नहीं आएगा मुझे। अगर वो तुमसे सुलह करना चाहे, मैंने सवाल किया। उसे मुंह बिगाड़ कर सुलह की शान में कुछ नाजेबा कलमात कहे, फिर बोला जब तक उस पर जवाबी वार न कर लूं सुलह का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे कबीले में दुश्मन के हाथों पिटने के बाद सुलह का मतलब बुज़दिली और नामर्दी होता है। ये तो हथियार डालने से भी ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन अब तुम कबीले में नहीं मेरे साथ रह रहे हो। मैंने उसे समझाना चाहा। रह भी रहा हूँ, तुम्हारा नमक भी खा रहा हूँ, लेकिन रगों में वही कबायली खून जोर मार रहा है जो शह रग कटने से पहले हार माननी नहीं जानता। यह अब मेरा और उसका जाती मामला है। अगर बदले हुए हालात के तहत हमें उससे मिल बैठना पड़ जाए तो। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा कर सवाल किया। तुम्हारी किसी मसलिहत का तकाजा हुआ तो फिलहाल मैं भी उससे मिल बैठूंगा, लेकिन मेरे दिल में इंतकाम की आग भड़कती रहेगी। तुम्हारा काम निकलते ही मैं उस पर टूट पड़ूंगा। इंतकाम के लिए तो हम लोग सारी सारी उम्र इंतजार करते हैं, लेकिन उसे भूलना हमारे मिजाज के खिलाफ है। उसे छोड़ो, तुम क्या बहस ले बैठे? अभी तो मैं बाहर निकलने से भी माजूर हूँ। वक्त आएगा तो देखा जाएगा क्या करना है। तुम्हें अपने दोस्त की खबर लेनी चाहिए। मैं चौंकर फोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। दूसरी तरफ से पहली घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया था। जहांगीर की आवाज़ से वाकई तशवीश नुमाया थी। क्या हो रहा है? मैं अभी घर पहुंच जाऊँ। ओह, कहाँ मर गए थे तुम? मेरी आवाज़ पहचानती ही वो फट पड़ा। मैं बहुत परेशान हूँ, फौरन मेरे पास पहुंचो। लेकिन हुआ क्या है? मैंने कुछ जानने की नीयत से पूछना चाहा, लेकिन उसने मेरी बात दरमियान ही से काट दी। फोन पर बात नहीं हो सकती, बस बिला ताखीर चले आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। फिर उसने मेरा जवाब सुनने की जहमत किए बगैर सिलसिला मुनक़ते कर दिया। मैंने भी ये गहरा सांस लेकर रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया। वो वाकई परेशान है, मैं उसकी तरफ चाह रहा हूँ, मैंने सुल्तान शाह से कहा और फौरन ही वापस चल दिया। उस बार मैं पिस्तौल और कुछ फाजिल राउंड्स साथ लेना नहीं भूला था। मैंने जगीर के मकान के फाटक पर रुककर हारन बजाया तो कई मिनट के इंतजार के बाद आहिनी फाटक खोला गया। हेडलैम्प की रोशनी में सामने चौकीदार के बजाय जहांगीर खुद ही नजर आ रहा था। उसका दाहिना हाथ गाउन की जेब में पड़ा हुआ था। मेरे लिए अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि जहांगीर की उस जेब में रिवाल्वर मौजूद था। मैं तेजी से कार को पोर्च में बढ़ाता ले गया। मुझे यह देखकर हैरत हुई कि चौकीदार के साथ ही मकान में कुत्तों का दूर तक कोई पता नहीं था।